राजीव और सुबोध कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। वह एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों बहुत होशियार थे। वो दोनों मोबाइल ऐप्स डिजाइन करते हैं। उनके टैलेंट की वजह से वह पूरे कंपनी में फेमस भी थे। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। नौकरी के लिए दोनों भी अपने गांव से दूर शहर आए थे। उनका बचपन गांव में गुजरा था, इसलिए राजीव के घर वालों ने उसकी शादी भी जल्दी कर दी थी। राजीव का 1-2 साल का बेटा भी था। राजीव की पत्नी गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती। राजीव रोज उनसे फोन पर बातें करता। राजीव का घर बहुत ही छोटा सा था। उसके मां बाप भी गरीब थे, लेकिन वह संतुष्ट थे। लेकिन राजीव और उसकी बीवी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पैसा और अमीरी चाहिए थी। वो जब से शहर गया था, उसे वहां की रौनक अच्छी लगने लगी थी और वह भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। राजीव ने 2 दिन की छुट्टी डाली और अपने गांव आ गया। बेटा, जब भी तू आता है तो मन को सुकून मिलता है। हाँ बेटा, तू नहीं होता तो घर एकदम सूना सूना लगता है। सुनिए ना, आप थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। थोड़ी देर में सबने खाना खाया। सोते वक्त राजीव के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। ऐसा क्या करूं कि कम वक्त में ज्यादा पैसे कमा सकूं और बेहद अमीर बन जाऊं? मुझे नौकरी के साथ और एक इनकम सोर्स ढूंढनी पड़ेगी। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। दूसरे दिन वह गांव में घूमने निकला। अपने गांव की जंगली इलाकों में वह अकेला चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे एक आदमी दिखा जो जंगल में बेहोश पड़ा था। राजीव ने पास जाकर देखा तो वो एक अघोरी था। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसकी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल बेहद डरावने लग रहे थे और वो पानी मांग रहा था। पानी, पानी, पानी। अरे बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। सुन लड़के, इस रास्ते से कुछ ही दूर आगे एक पानी का कुआं है। मुझे वहां से पानी ला कर दो। बदले में मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। हाँ हाँ बाबा, जरूर, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूं। ऐसा कहकर राजीव पानी लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में राजीव पानी लेकर वापस आता है और उसने उस अघोरी को पानी पिलाया। लड़के, तूने मुझे पानी पिलाया है, मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तेरी मदद करूंगा। बोलो, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी कोई भी एक समस्या मुझे बता दे, मैं उसे खत्म कर दूंगा। समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है, पर मैं भी अपने जीवन में सुखी होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी ऐशो आराम की जिंदगी हो। मेरे पास पैसा, गाड़ी, बंगला हो, पर मेरे नसीब में यह सब कहां? नसीब को भी बदलने की ताकत रखता हूं मैं लड़के। मैं तेरी इस समस्या का हल जल्दी ही निकाल लूंगा। मतलब आप क्या करेंगे? तुझे सब पता चल जाएगा लड़के। अगली अमावस्या की रात को मुझे तू यहीं पर मिलना। तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ऐसा कहकर वह अघोरी वहां से चला गया। राजीव को यह सब बहुत अजीब लगा, पर पैसे की लालच की वजह से वो अगली अमावस्या का इंतजार करने लगा। पर उस दिन शाम राजीव को कंपनी के अर्जेंट काम से शहर लौटना पड़ा। वो अपने कमरे में सुबोध के पास आता है। अरे राजीव, अच्छा हुआ तू जल्दी आ गया। कल हमें बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू करना है। और बता, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है भाई। और देखना, 2 दिन की छुट्टी ली थी, उसे भी ठीक नहीं जीने देते। मैं तो तंग आ गया हूं ऐसी लाइफ से। पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। चल, मैं कुछ देर आराम करता हूं, सुबह फिर काम के लिए भी तो निकलना है। अगले कुछ दिन तक राजीव का ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। वह अक्सर यही सोचता कि ऐसा क्या करूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। फिर उसे याद आया कि अघोरी ने उसे अगली अमावस्या को मिलने के लिए बुलाया है। राजीव के मन में यह बात बैठ गई थी कि वह अघोरी ही उसकी मदद कर सकता है। वह अगली अमावस्या को गांव आ गया। और जहां उसे वह अघोरी मिला था, उसी जगह वह अघोरी का इंतजार करने लगा।
रात बेहद गहरी हो चुकी थी। फिर भी वह अघोरी वहां पर नहीं आया। राजीव को अब गुस्सा आने लगा था। ये क्या बेहुदा घटिया मजाक किया उस अघोरी ने मेरे साथ। मुझे यहां रात को बुलाकर खुद ही कहीं गायब हो गया। मैं शहर से अपना काम छोड़कर यहां आया हूं। अगर मदद ही नहीं करनी थी तो मुझे यहां बुलाया ही क्यों? मैं ही पागल था जो उसकी बातों में आ गया। खैर, अब यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अब चलना चाहिए। चलना। ऐसा कहकर राजीव वहां से निकलने ही वाला था। वो जैसे ही पलटा तो वह अघोरी उसके पीछे खड़ा था। राजीव उसे देखकर एकदम से डर गया। यहां से जाने की सोच रहे थे? तू चाहकर भी यहां से जा नहीं पाता लड़के। अरे नहीं, अघोरी बाबा, मैं तो आपसे ही मिलने आया था। नहीं, तू तो भाग रहा था लड़के। पर याद रख, यहां जो भी आता है अपनी मंजिल पाए बिना लौटता नहीं। तुम आए हो तो अपनी मंजिल जरूर पाओगे। वो सब ठीक है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? तुझे कुछ नहीं करना है लड़के। जो करना वो मैं करूंगा। तुझे बस मेरे साथ चलना है। राजीव उस तांत्रिक के पीछे पीछे घने जंगलों में चलता गया। थोड़ी ही देर में वह एक सुनसान जगह पहुंच गया जहां चारों तरफ घने पेड़ थे। अघोरी ने वहां पहले से ही पूजा की सारी तैयारी कर रखी थी। अघोरी पहले हवन कुंड के पास बैठा। सुन लड़के, तू इधर बैठ जा। राजीव के बैठते ही उसके चारों ओर आग जलने लगी। यह देख राजीव डर गया। ये क्या कर रहे हो तुम? बुझाओ इस आग को। घबराओ मत। यह आग तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बयांगी से तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगाई है मैंने। उसके बाद अघोरी ने मंत्र पढ़ना चालू किए। 1 घंटा गुजर जाता है। अघोरी की पूजा खत्म होने को आई ही थी कि अघोरी के पीछे एक भयानक बड़ा सा सफेद साया आ गया। राजीव ये देख डर के कांपने लगा और अगले ही पल वह सफेद साया हवन कुंड के बाजू में रखे बर्तन में कैद हो गया। फिर उस बर्तन को तांत्रिक ने राजीव को दिया और कहा, इसे अपने घर में एक साफ सुथरी जगह पर रखना और हर अमावस्या को इसे एक कटोरी बिरयानी, 5 गेहूं की रोटी और थोड़ा सा मुर्गी का मांस चढ़ाना होगा। वो भी बिना भूले, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज से ठीक 10 महीने बाद तुम्हें इस बयांगी को मुक्त करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इसमें तुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है अगर तूने सब सही समय पे नहीं किया तो। इसलिए सब कुछ जैसा कहा है वैसे ही करना। राजीव ने अघोरी की सारी शर्तें मान ली और उस बयांगी औरत को अपने साथ शहर ले आया। कुछ ही दिनों बाद देखते देखते राजीव की तरक्की होने लगी। राजीव हर अमावस्या को बिना भूले बयांगी को खाने की सारी चीज देता। बयांगी एक बेइंतहा खूबसूरत औरत थी, पर किसी दरिंदे से कम नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ सुबोध की अब तक कोई तरक्की नहीं हुई थी। वह जिस पोस्ट पर था वह वहीं काम करता रह गया, लेकिन इतनी कमाई में वो अपने परिवार के साथ खुश था और उसे ज्यादा पैसों का लालच भी नहीं था। और दूसरी तरफ राजीव ने जल्दी ही अपनी खुद की एक आईटी कंपनी खोली। कुछ दिन बाद वह शहर में एक बड़ा घर और गाड़ी खरीद लेता है। फिर अपने माता पिता और बीवी को शहर में बुला लेता है। एक दिन राजीव की पत्नी सरला उससे पूछती है, क्या बात है जी? देखते ही देखते आपने तो बहुत अच्छी तरक्की कर ली। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तो मैं महारानी की तरह राज करूंगी। हाँ ठीक है महारानी जी, तुम जो चाहती हो वो करो। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। लेकिन तभी राजीव का जिगरी दोस्त सुबोध उसके घर आ जाता है। अरे सुबोध, आओ यार, बहुत दिनों बाद मिले हो। और बताओ क्या चल रहा है? पता चला तुमने बेहद तरक्की कर ली है, तो बस तुम्हें मुबारकबाद देने चला आया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, लेकिन ये तो बता कि तूने यह सब किया कैसे? अरे यार, ये 9 महीने पुरानी बात है। जब मैं गांव गया था तब मुझे एक अघोरी मिला था। मैंने उसे पानी पिलाया था, तब हुआ ये। राजीव ने सुबोध को सारी बात बताई। सब सच सुनने के बाद सुबोध जैसे सदमे में था। कुछ पल के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहूं। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। देख मेरे भाई, तूने अपनी जिंदगी में बेहद तरक्की कर ली है। यह बहुत अच्छी बात है, पर यह अघोरी, काला जादू, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, आत्मा, ये सब फालतू की चीज है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है,
पर आखिर में सब कुछ गंवाना पड़ता है। मेरे भाई, ऐसी चीजों से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। सुबोध की बात सुनकर राजीव को गुस्सा आ जाता है। तू दोस्त नहीं, दुश्मन है मेरा। जलता है तू मेरी तरक्की से, इसलिए ये सब फालतू की बातें मुझे सुना रहा है। नहीं राजीव, मेरा काम तुझे समझाना था। मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा था। सुबोध अपने घर निकल पड़ता है। तभी राजीव कहता है, मेरा सबसे जिगरी दोस्त होकर मेरी कामयाबी से जलता है। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे। लेकिन उनकी ये सब बातें राजीव की बीवी ने सुन ली थी। वो उसके पास आती है और कहती है, ये सब आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी तरक्की की वजह आपकी मेहनत नहीं, बल्कि वो काली जादू है। हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा जो हराम का हो। हम अभी अपने गांव चलते हैं। राजीव सरला की कोई बात नहीं सुनता। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और आखिरकार 10 महीने पूरे हो गए। शर्त के अनुसार उसे बयांगी को 10 महीने के बाद मुक्त करना था, लेकिन राजीव के दिमाग में अब पैसे की चादर फैल गई थी। वो फिर से गरीब हो जाएगा, इस डर से वो बयांगी को 10 महीने बाद भी मुक्त नहीं करता। अमावस्या की रात को बयांगी के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। अगले दिन राजीव ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि उसके माँ बाप और बीवी के शरीर पर उस बयांगी ने आग लगा दी और वो सब लोग राजीव के सामने जलकर तड़पके मर जाते हैं। पर ना जाने क्यों उस बयांगी ने राजीव को नहीं मारा और वो वहां से गायब हो गई। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। उसने 10वीं और 12वीं कक्षा भी बहुत अच्छी मार्क्स से पास किया। ऐसे ही 5 साल बीत चुके थे। संग्राम आर्मी में जाने के लिए भारतीय सेना अग्निवीर की एग्जाम दिया और कुछ दिनों में उसका सिलेक्शन भी हो गया। उसे इंडियन आर्मी में जॉब मिल गया। उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। कुछ दिनों में वो अपने माँ बाबा की आशीर्वाद लेकर ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसको पहला पोस्टिंग कश्मीर में मिलता है। वो एक खुश खबर अपनी माँ बाबा को सुनाता है। उसके बाद वो मेजर विक्रम को मिलकर कश्मीर बॉर्डर में चला जाता है। वो वहाँ पर पूरे लगन और जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी करने लगता है। बाबा, मैं आज पैसा भेजा हूँ। आप घर की छत ठीक तरह से मरम्मत कर लेना। आप और माँ कैसे हो? हम दोनों यहाँ पर ठीक है बेटा। तू कैसा है? मैं यहाँ ठीक हूँ बाबा। आप अपना और माँ का ख्याल रखना। अब मैं फोन रखता हूँ। एक दिन संग्राम अपने 2 साथियों के साथ पेट्रोलिंग में था। तब सीमा पार से कुछ आतंकवादी सीमा पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। संग्राम ने तुरंत एक खबर अपने कैप्टन को दी। संग्राम, मैं यहाँ से अपना टीम भेज रहा हूँ, लेकिन तब तक तुम अपने दोनों साथियों के साथ उनको रोकना होगा। याद रहे, कोई भी बचकर भागना नहीं चाहिए। संग्राम अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाता है। आतंकवादी 5 थे। संग्राम और उसके साथी बिना आवाज किए उनके नजदीक गए और तुरंत ही हमला कर दिए। आतंकवादियों ने भी जवाब हमला कर दिया। संग्राम अपने साथियों के साथ मिलकर बहादुरी से 3 आतंकवादियों को मार दिया और एक को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन एक आतंकवादी वहां से भागने लगा। संग्राम अपने साथियों को बंदी आतंकवादी पे नजर रखने के लिए बोलकर उस आतंकवादी के पीछे भागा। संग्राम उसके नजदीक पहुंच गया। ये देखकर वो आतंकवादी पीछे मुड़कर संग्राम के ऊपर गोली चलाया। गोलियों से बचने के लिए संग्राम जमीन पर बैठ गया और उसने उस आतंकवादी को गोली मार दी। आतंकवादी की कुछ गोली संग्राम की पैरों में लगी थी, इसलिए वो बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसकी पैरों की ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उसे जब होश आया, तब डॉक्टर उसे बोले, मिस्टर संग्राम, आपने बहुत बहादुरी से आतंकवादियों का सामना किया, उन्हें मार गिराया। हमें आपके ऊपर नाज है। लेकिन क्या है डॉक्टर? बताइए ना मुझे। आपका एक पैर बुरी तरह से घायल हो चुका था।
इन्फेक्शन की वजह से जहर तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी आपका पैर काटना पड़ा हमें। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मेरा पैर कट चुका है? नहीं 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 नहीं। संग्राम ये बात सुनकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी मेजर विक्रम वहाँ पर आ जाते हैं और उसे गले लगा देते हैं। सर देखिए ना, ये सब क्या हो गया? मेरा पैर अब नहीं रहा, मैं अब किसी काम का नहीं रहा। मैं अब कैसे करूंगा अपनी ड्यूटी? कैसे अपने देश के लिए लड़ूंगा? मैं अब किसी काम का नहीं रहा सर। नहीं संग्राम, तुमने जो किया वो बहादुरी का सबसे बड़ा मिसाल है। तुम्हारी वजह से ही वो आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। तुमने अपने देश की रक्षा की है, और कौन कहता है कि तुम अब किसी काम की नहीं हो? तुम अब भी अपने देश के लिए काम कर सकते हो। लेकिन कैसे सर? तुम अब बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कमी को पूरा करने के लिए नए संग्राम तो तैयार कर ही सकते हो ना। तुम अपने जैसे कोई बच्चों को रास्ता दिखा सकते हो, उन्हें फौज के लिए तैयार कर सकते हो, और ऐसा करके तुम अपने देश की सेवा ही करोगे। जी सर, आप बिल्कुल सही बोले। मैं ऐसा ही करूंगा। जैसे आपने मुझे हौसला दिया है, मैं भी दूसरों को दूंगा। उसके बाद संग्राम को उसकी बहादुरी के लिए मेडल मिलता है और वो अपने गांव चला आता है। उसके माता पिता के साथ पूरे गांव वाले संग्राम का स्वागत करते हैं। अगले दिन संग्राम गांव के स्कूल जाता है और वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करके उनसे पूछने लगा। हाँ तो बच्चों, मुझे ये बताओ, आप में से कौन ऐसा है जो भारतीय सेना में जाकर जान की बाजी लगाना चाहता है? वहाँ पर खड़े कुछ बच्चे अपने हाथ ऊपर करते हैं। उस बच्चों के चेहरे पर देशभक्ति का भाव था। ये देखकर संग्राम के चेहरे पर सुकून भरा मुस्कान छलकने लगा। अनामिका जैसा नाम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। वो पूरा गांव बस उसी की बातें करता रहता था। वो थी ही इतनी खूबसूरत। वैसे तो अनामिका के माता पिता बहुत गरीब थे, मगर उसके पिता की एक बहुत बड़ी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपना घर चलाते थे। अनामिका की एक छोटी बहन और एक छोटा भाई भी था जो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे, और अनामिका ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई करके छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी माँ और पिताजी तो खेतों में चले जाते थे और घर पर इतना काम रहता था कि वह अनामिका को ही संभालना पड़ता था। खैर, घर संभालना तो बहाना था। दरअसल अनामिका इतनी सुंदर थी कि उसके माता पिता को हर समय डर सताता रहता था कि उसकी लड़की किसी गलत लड़के के चक्कर में ना फंस जाए। अब समय बीतने लगा। एक दिन अनामिका अपने माता पिता को खेतों में खाना देने जा रही थी। तभी सामने से बाइक पर प्रेम सिंह नाम का एक स्मार्ट सा लड़का निकल रहा था। तभी प्रेम सिंह ने अनामिका को रोका और कहा, सुनिए, रामकुमार जी का घर कहाँ पड़ेगा? आप बता सकते हैं? यह सुनकर तो अनामिका मन ही मन मुस्कुराने लगी और सोच में पड़ गई। यह हमारे घर का ही पता क्यों पूछ रहा है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप कहाँ खो गई? रामकुमार तो मेरे पिता हैं, लेकिन वह तो अभी खेतों में है। उन्होंने मुझे अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने को कहा था। मैं अपने पिताजी को ही खाना देने जा रही हूँ। आप मेरे पीछे आ जाइए और मेरे पिता से बात कर लेना। प्रेम मन ही मन कहने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की के पीछे तो मैं जीवन भर चलने को तैयार हूँ। अब थोड़ी देर में प्रेम और अनामिका उसके पिता के पास पहुंच गए। फिर प्रेम से उसके पिता ने दोनों बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए कह दिया, और साथ में उन्होंने यह भी कहा, प्रेम बेटा, तुम जो सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाते हो, यह काम तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। नहीं सर, यह तो मैं एनजीओ की तरफ से पढ़ा रहा हूँ और मुझे उसके यहाँ से कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ मैं अपनी आगे की पढ़ाई भी कर लेता हूँ। यह सुनकर अनामिका को भी अपनी पढ़ाई याद आ जाती है और वह भी कहती है, मुझे भी पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है, मगर अब मैं पढ़ाई छोड़ दी है। चिंता मत करो, मैं आपके भाई बहन के साथ आपको भी पढ़ा दूंगा, अगर आपके पिताजी कहें तो। इससे अच्छी क्या बात होगी? उन दोनों के साथ साथ बड़ी बेटी अनामिका को भी पढ़ा देना। अब दोनों ही उसके घर चले गए और उसी दिन से प्रेम उन सबको पढ़ाने लगा। इसी बीच अनामिका और प्रेम सिंह एक दूसरे के इतने दीवाने हो गए कि एक दूसरे के बिना अब वह जीना नहीं चाहते थे।
तभी एक दिन अनामिका के पिता ने उसका रिश्ता गांव के जमींदार के लड़के से तय कर दिया और यह बात वह घर पर अनामिका को बताने आए थे। लेकिन उसी समय प्रेम ने भी अनामिका का हाथ पकड़कर उससे प्यार का इजहार कर दिया और यह बात सुनते ही अनामिका प्रेम के सीने से लिपट गई और उसे कहने लगी, प्रेम, प्यार का इजहार करने में तुमने कितनी देर कर दी। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे प्यार में कितना तड़प रही थी। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अनामिका को नहीं पता था कि बाहर खड़े उसके पिता उनकी सारी बातें सुन भी रहे थे और यह सब देखकर वह बड़ा ही दुखी हुए और बिना कुछ कहे ही वह वहां से चले गए। अब अनामिका के पिता को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कुछ करेगी। अब रात हो चुकी थी। रामकुमार ने घर में सभी को बता दिया कि अनामिका की सगाई जमींदार के बेटे से तय हो चुकी है और अगले महीने ही यह सगाई होगी और मैं जमींदार को गांव वालों के सामने जवान दे चुका हूं। यह सुनते ही अनामिका को मानो एक झटका सा लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तभी उसकी मां बोली, इतनी भी जल्दी क्या थी? कम से कम एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लेते। किससे पूछूं? जो खुद प्रेम सिंह के प्यार में पागल हो चुकी है और वह मास्टर भी इससे प्यार करता है। कल मैं इन दोनों की सारी बात सुन ली। तब तो अनामिका की शादी प्रेम सिंह से हमें करवा देनी चाहिए, क्योंकि जहां दोनों की खुशी है वहीं हमारी भी खुशी है। इससे अच्छा लड़का हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चुप रहो तुम। जहां मैं कहूंगा वहीं होगी इसकी शादी, वरना इससे कहो कि मुझे मारकर उस मास्टर प्रेम सिंह से शादी कर लेगी।